स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग वार्षिक परीक्षा 2026 मैट्रिक क्लास 10th के वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी में हम लोग लगे हैं और इस क्रम में हमने अभी तक जो मैथ जो है वो मैथ ओरिजिनल बुक से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने हल कर लिया है। उसके बाद साइंस का एक चैप्टर हमने आपको पूरा तरह से उसका जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है उसका हमने व्याख्यात्मक हल कर लिया है। और अब हम जो है आज सोशल साइंस के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे और चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि अब आपको विद्वान बनने के लिए अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 3 महीना है मात्र, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इसलिए इस 3 महीना में सितंबर तो आधा लगभग समाप्ति हो गया और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा वगैरह आ जाएगा, तो फिर उसमें भी आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो उसके बाद फिर फॉर्म भरना, उसके बाद एडमिट कार्ड लेना, ये सब में भी आपका टाइम बर्बाद होता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो आप ढाई महीना या 3 महीना यानी 90 डेज ही मात्र आपके हाथ में है और उसी 90 दिनों में आपको मैट्रिक की परीक्षा की इस तरह से तैयारी करना है जिससे कि आप जो है बिहार में बहुत ही बेहतर अंकों के साथ जो है आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आपके लिए जो भी प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहे हैं और या उसको जो हल कर रहे हैं वो परीक्षा के निकटता को देखते हुए, चूँकि टाइम कम है और हम यदि चाहे कि हम पूरी अब चैप्टर का एक विद्वान बनने का भी हम प्रयास करें तो फिर हमारा बहुत सारा जो चैप्टर है वो छूट जाएगा और हम अपने परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। तो अभी आपका सारा का सारा फोकस जो है होना चाहिए कि किस तरह से हमारा मैट्रिक की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक से हम उत्तीर्ण होंगे और फिर आगे हम आपके साथ है, फिर आगे हम लोग अपने ज्ञान को पूरे गहनता के साथ जो है हम अध्ययन करेंगे। आगे के कक्षा में जो कुछ भी हमें पढ़ना होगा, जो भी साइंस से आर्ट्स लेगा तो उन सब के लिए हम व्यवस्था उनके अनुसार करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ सोच के चलना है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में हम सबसे अच्छा अंक कैसे प्राप्त करेंगे। 90 डेज में 90 दिनों की तैयारी में हम मैट्रिक के एग्ज़ाम में सबसे अच्छा अंक कैसे लाएंगे। और आप सोचेंगे कि चलो अब पूरा सिलेबस को अगर हम अभी से देखते हैं तो उतना टाइम ही नहीं है कि आपका कुछ भी तैयारी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन करने के बाद और ये कम समय को मैंने देखा तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस तरह का प्रारूप बनाए, इस तरह का मॉडल बनाए कि उतना को अगर हम पढ़ ले, बार बार हम वीडियो को देखें, उसका नोट्स बना ले, उसका सेल्फ स्टडी करें, तो हमारा 100% जो प्रश्नोत्तर है यहाँ से हमारा मिल जाए। और इसी उद्देश्य से हम ये नहीं समझिएगा कि हाँ ये फर्स्ट चैप्टर का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है। हमें ये देखना है कि इतना कम समय में हम 100% प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उसकी हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो योजना है उसको गंभीरता से उस योजना पर सोचना, और आप लोग भी सोचिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और उस उतने कम वक्त में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है आज सोशल साइंस का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें अब तक 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे और थोड़ा तेज़ी से करेंगे। और इस चैप्टर में आप जानते हैं कि आपका जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें सबसे जो पहला है वो इतिहास आता है। तो इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से आपको अब तक 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछा है, 8 लघुत्तरीय प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछा है और 6
आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा है। तो हम 40 वस्तुनिष्ठ, 8 लघुत्तरीय और 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन करेंगे तो आप यकीन मानिए कि ये जो आपका पहला चैप्टर है उसका कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा। इसलिए आप इसको कम आंक करके नहीं चलिएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम आज शुरुआत करेंगे। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में ये पूछा है। तो यूरोपियन सभ्यता, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, उसका पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता है। और यूनान के जगह आपको ग्रीस भी लिख दे सकता है ऑप्शन में बदल करके। यूनान अभी दिए हुए और अगले बार में हो सकता है कि यूनान नहीं लिख के और ग्रीस लिख दे, तो यूनान को ही ग्रीस भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र का जो प्रारंभ है वह यूरोप से ही शुरू हुआ था, यूनान से ही शुरू हुआ था, ग्रीस से शुरू हुआ था और यहीं से यूरोपीय देशों में भी फैला। और इसके वजह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का कला है, कला में यहाँ का स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है, उसके बाद यहाँ का दर्शन है, फिलॉसफी है, यहाँ का गणित है, यहाँ का ज्योतिष शास्त्र है, ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में करेंगे। तो यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान, ग्रीस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये जेनेवा कन्वेंशन जो है, जेनेवा सम्मेलन जो है, ये फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन की बात हो रही है। ये आपको कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। और ये इसमें सिर्फ आप डेट याद रखिएगा कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस तरह से हम आगे अगर चले तो ये 3 क्वेश्चन आप इसको गौर से देखिए। 3 क्वेश्चन को इसको आप गौर से देखिए, ये ध्यान में रखिए। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, और यूनान का ही नाम ग्रीस है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी को हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज 40 प्रश्न हम पूरा करेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आपको पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व युद्ध में दुनिया के सभी देश 2 गुटों में शामिल हो गए थे। तो उसमें से एक गुट का नाम मित्र राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी है। ये इसको याद रखिएगा। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? कौन सा देश था जिसने बोहेमिया पर कब्जा किए हुए था, बोहेमिया को गुलाम बनाए हुए था? तो वो देश ऑस्ट्रिया था। तो बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। उसके बाद हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना।
1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी का सम्राट बना। यानी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। यानी आपको सिर्फ वीडियो देखना है, आप जो याद करने के लिए जो 4 बार 5 बार जो रटिएगा वो रटने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। और विस्तार से चर्चा हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर करेंगे ताकि आपका पाठ्यक्रम भी साथ साथ पूरा हो जाए। और ऑब्जेक्टिव को हम रटेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम इसका एक्सप्लेन भी कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793 ईस्वी में। लुई 16वां फ्रांस का शासक था। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793 ईस्वी को। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? ये 2024 के एनुअल में पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने सरेंडर किया। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने किया। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल। उसके बाद 11वां प्रश्न। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इन मेजनी भी था, काबूर भी था, गैरीबाल्डी भी था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी भी था, काबूर भी था, गैरीबाल्डी भी था। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन में। उसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क, जर्मनी का था ये। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। देखिए कितना बार पूछा है इसको। 2023 एनुअल फर्स्ट शिफ्ट, 2024 एनुअल सेकेंड शिफ्ट, 2011 सप्लीमेंट्री, 2017 एनुअल सेकेंड शिफ्ट, 2020 एनुअल फर्स्ट शिफ्ट। तो इतना बार 1 2 3 4 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, सेम क्वेश्चन है। काउंट काबूर ये भी सही है, विक्टर इमैनुएल ये सभी है। तो इनमें से सभी, यानी निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? यानी पीछे जो हम प्रश्न पढ़े थे उसी को चेंज करके सेम क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया है और 23 और 22 में पूछा है एनुअल में। तो निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, माउंट काबूर, विक्टर इमैनुएल, इनमें से सभी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल एक फिलॉसफर थे। और ये किस देश के फिलॉसफर थे? तो ये जर्मनी के फिलॉसफर थे। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी के दार्शनिक थे। बहुत ही महान दार्शनिक थे ये, इनके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। इसी को वियना कॉन्फ्रेंस भी लिख देगा, आपको वियना सम्मेलन भी लिख देगा। वियना कांग्रेस, वियना कॉन्फ्रेंस, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न पर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बी, जर्मनी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। 21वां प्रश्न, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। उसके बाद 22वां प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 23वां प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य, रिपब्लिक बन गया। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस जो है गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य, गणतांत्रिक शासन। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। उसके बाद हम चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध है। इटली के एकीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण से मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी का संबंध है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन नहीं चाहता था इटली और जर्मनी को एक होना? मतलब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं चाहता था? कौन इसके विरुद्ध था? तो ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कौन आर्किटेक्टर था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। उसके बाद हम चलते हैं 19वें प्रश्न पर, 29वें प्रश्न पर। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में।
फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था जब इटली का एकीकरण हो गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। उसके बाद 32वां प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, ये हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान और मैसूर के शासक थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडॉन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडॉन का युद्ध। उसके बाद 35वां प्रश्न, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद 37वां प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन में। उसके बाद हम 38वें प्रश्न पर चलते हैं। 38, वियना सम्मेलन हुआ था। देखिए आपको हम बोले थे, वहाँ लिखा था वियना कांग्रेस, यहाँ लिख दिया वियना सम्मेलन, और कहीं लिख देगा आपको वियना कॉन्फ्रेंस। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था 1815 में। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमारा जो क्लास 10 का सोशल साइंस का जो हमारा PYQ था, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन को हमने जो 40 प्रश्न थे आपके फर्स्ट चैप्टर से, और हमने आपके लिए सिर्फ इसको रीडिंग देने का काम किया है। इसका व्याख्यात्मक अध्ययन हमने नहीं किया है, क्योंकि आपको जो लघुत्तरीय प्रश्न है और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका व्याख्यात्मक अध्ययन हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि आपको सभी विषयों में जितने भी सब्जेक्ट्स का आपको एग्ज़ाम देना है, उतना कम से कम हम अपने चैनल पर अवेलेबल करा दें और उसका एक एक्यूरेट आंसर आपको दे दे, ताकि एग्ज़ाम से लौटने के बाद आप हमसे ये नहीं कह पाइए कि सर ने हमको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था। और इस वजह से आपको प्रतिदिन जो है इस चैनल को फॉलो करना। और चूँकि 5 सब्जेक्ट है आपका, और पांचों सब्जेक्ट में आप जान रहे हैं सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी है, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। तो इतना सारा पार्ट्स को ये कवर करना है, और हम चाहे कि इसको पूरा विस्तार से अभी हम इसको लेकर के चले, ज्ञान कहा जाता है विद्वान बनने के लिए, तो फिर हम एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बार बार रिपीट करके आप जो है वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखिए, और आप यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं आपका टोटल सब्जेक्ट
कंप्लीट कर दूंगा। और आप अगर डेली उस वीडियो को रिपीट करके सुन रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ये आप कंफर्म रहिए। आपको मैथ्स के साथ पेन पेपर लेकर के बैठना होगा। मैथ्स का क्योंकि उसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको तेज़ी में पढ़ा, तो आप ये नहीं समझिए कि हमने तेज़ी में पढ़ करके और आपके लिए ऐसे ही दे दिया ही तो हम अपने भी पढ़ लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक जगह जो 40 क्वेश्चन जो कलेक्ट है एक चैप्टर का, तो उस तरह का हमने यहाँ पर एक व्यवस्था आपको दिया है कि अब पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र के लिए आप 10 साल का क्वेश्चन पढ़िए और आपको पता ही नहीं चले कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि आपके लिए जो एक गाइडलाइन हमने बनाया है कि किसी भी परिस्थिति में हम आपको सभी विषयों में उतने प्रश्न का वीडियो बना करके दे दें और एक एक्यूरेट आंसर आपको दे, ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमारा कुछ छूट गया है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप सिर्फ और सिर्फ अब एग्ज़ाम का टारगेट कीजिए कि हम एग्ज़ाम में द बेस्ट स्कोर हम कैसे करेंगे, और फिर आगे हम पढ़ेंगे। फिर जो है शुरू से बेसिक से, आप मेरे आदत को जानते हैं कि हम एक छोटे से टॉपिक को कई दिनों तक हम खींच कर ले जाते हैं, और जब तक आपको पूरा उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं दे देते हैं तब तक हम उस टॉपिक को छोड़ते भी नहीं। जब हमें खुद लग जाता है कि आपको समझ में आ गया तब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन अभी चूँकि आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम है, अभी हमारे बॉर्डर पर लड़ाई होती जाएगी। लड़ाई अगर हमें लड़ना होगा तो लड़ाई लड़ने के लिए हमको जो क्विक उपाय होगा वो उपाय हमको करना होगा ना, कि हम बैठ के प्लानिंग करेंगे और रोड मैप तैयार करेंगे, तब तक तो फिर वही अवध के नवाब वाला हाल हो जाएगा कि जूता पहनाने कोई नहीं आया तो नवाब सोचा कि भाई हम अपने से जूता क्यों पहने, और उसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया। और नवाब अगर अपना प्रण तोड़ देते, अपना जो शौक़ था नवाबों का ये त्याग देते कि नहीं भाई चलो इमरजेंसी है जूता पहन लेते हैं, तो वो अंग्रेज़ों को भगा देते और अवध गुलाम नहीं होता। तो उसी तरह से आपके पास जो क्विक उपाय है, आप खुद सोच कर देखेंगे कि हमें कितना पढ़ना है और 90 दिन में हम इसको डीप नॉलेज इसमें अब से हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट और द बेस्ट मार्क्स, टॉप लेवल का मार्क्स, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इस उद्देश्य के साथ हम आपके साथ हैं। और चलिए यहीं पर हम आज का जो ये वीडियो है इसको समाप्त करते हैं, और कल हम लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। 8 प्रश्न है, और परसों हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ करके इससे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समाप्त करेंगे। फिर सोशल साइंस का जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर का हम विगत वर्ष का प्रश्न पत्र देखेंगे। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि एक चैप्टर में कितना प्रश्न आपको करना होगा, और अगर उसको डीप लेके चलिएगा तब तो एक सोशल साइंस भी नहीं पूरा होगा 90 डेज में आपका, और ऑल सब्जेक्ट कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। तो चलिए अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर बहुत स्लो ढंग से बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करके और उनको कहिए कि भाई यहाँ पढ़ो। और बेवजह का आप लोगों का जो ट्यूशन वगैरह में जा करके जाने में टाइमिंग, आने में टाइमिंग, फिर 2-3 घंटा का जो वक्त बर्बाद होता है, तो उस वक्त को आप क्या कीजिए कि सेल्फ स्टडी में लगाइए। और आप अपना यूट्यूब चालू करके आप घर पर भी तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कीजिए। तो आप अपने अब समय के महत्व को समझिए कि आपने इतने वर्षों तक जो पढ़ाई की है उसका पहला परिणाम आपको मिलेगा इस बार के एग्ज़ाम के बाद। इसलिए 90 दिन आप अपने वक्त, अपने टाइम के इम्पोर्टेंस को समझिए, उसके महत्व को समझिए, और तब जा करके आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो चलिए इसी सुझाव के साथ आज का जो सोशल साइंस का जो लेक्चर 1 है इसको हम यही समाप्त करते हैं। फिर हम